ये कहानी है कर्ट की, जिसे उसकी पार्टी से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम तो एक नंबर के निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। पर दोस्तों असल बात तो ये थी कि कर्ट के पास ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटीज हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि कर्ट खुद भी नहीं जानता। तो आइए देखते हैं कि कर्ट अनजाने में ही अपनी ताकतों से क्या क्या धमाल मचाने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फेंडर, जो कि एक एस रैंक मॉन्स्टर है, वो अकेला ही पूरे एक गांव को तबाह करने की ताकत रखता है और इसीलिए उसे हराने के लिए एक गांव के लोग द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग नाम की पार्टी को हायर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदना नाम की लड़की उस मॉन्स्टर को अपनी रस्सी से बांध लेती है, पर वो मॉन्स्टर अपनी ताकत से बंदना को दूर फेंक देता है। सो तभी एक प्रीस्टेस बंदना को हील कर देती है। बंदना फिर से उस मॉन्स्टर को बांध लेती है, जिसके बाद इनका लीडर गोल्डनोवा अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे इन तीनों के अलावा इनकी पार्टी में एक और बंदा होता है, पर वो किसी काम का नहीं होता, और यही नाकारा लड़का है हमारा मेन कैरेक्टर कर्ट, जिसे सिर्फ घर के काम करना ही आता है। अब अगले सीन में हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। कर्ट इनके लिए खाना बना रहा था, पर तभी बंदना कहती है कि आज हम कर्ट के हाथ का बना खाना आखिरी बार खाने वाले हैं। ये बात सुन वो पूछता है कि बंदना क्या कह रही है। गोल्डनोवा कहता है, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ नहीं आता। अरे तुम तो एक स्लाइम को भी नहीं हरा सकते। तभी प्रीस्टेस मार्ली कहती है, एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं। अगर हमें अपनी पार्टी को और भी ताकतवर बनाना है तब हमें तुम्हें निकाल कर किसी मेज को भर्ती करना होगा। और जब कर्ट इन्हें समझाने की कोशिश करता है तब गोल्डनोवा उसके पेट में लात मार देता है, जो देख ये दोनों लड़कियां हंसती हैं और इसी तरह कर्ट को पार्टी से निकाल दिया जाता है। और अब कर्ट का असल सफर शुरू होता है। अब कर्ट के पास बहुत कम पैसे बचे थे, इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए एक वर्क स्टेशन आता है, पर उसके अंदर आते ही एक लड़की वहाँ उसका स्वागत करती है। कर्ट बताता है कि वो यहाँ काम ढूंढने आया है। जो बात सुन क्रिश नाम की ये लड़की कर्ट से उसकी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। हमें पता चलता है कि कर्ट 15 साल का है और वो शीन माउंटेन्स के हेस्ट ब्लेज से आया है। पर दोस्तों क्रिश ने इस गांव के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, जिसके बाद कर्ट बताता है कि वो कल तक डबल एस रैंक पार्टी द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में झाड़ू पोछा किया करता था। जो सुन क्रिश कहती है कि तुम्हें काम आराम से मिल जाएगा क्योंकि तुम एक डबल एस रैंक पार्टी में काम कर चुके हो। बस अब ये देखना बाकी है कि तुम्हारे पास क्या काबिलियत है। दोस्तों इस दुनिया में भगवान सभी को किसी न किसी ताकत के साथ पैदा करते हैं और जितनी बढ़िया आपकी काबिलियत होगी उसी के आधार पर आपको रैंक दी जाएगी। साथ ही दोस्तों कम रैंक वाला बंदा अपनी तलवार से लोहे को नहीं काट पाएगा, पर बड़ी रैंक का बंदा ये काम आसानी से कर लेगा। और कर्ट को भी लग रहा था कि उसके पास भी कोई गजब की काबिलियत होगी, पर भाई उसकी सारी रिपोर्ट्स रैंक जी की आती हैं। भाई के पास लड़ाई की कोई काबिलियत नहीं है। सो क्रिश कहती है कि शायद से तुम्हारे पास क्राफ्टमैनशिप की काबिलियत हो, पर उसकी जांच 1 हफ्ते बाद ही हो पाएगी क्योंकि हमारा टेक्नीशियन छुट्टी पर है। पर कर्ट बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए क्रिश अब कर्ट से कुछ बोरियां उठाने को कहती है। कर्ट बोरी उठाने की कोशिश करता है, पर एक ही बोरी उसे बहुत ज्यादा भारी लगती है। पर क्रिश देख लेती है कि कर्ट थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन का काम कर ही लेगा। क्रिश बताती है कि टाइकून के मार्ग्रेविएट में एक फ्रंटियर टाउन है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्या तुम वहाँ काम करना चाहोगे? कर्ट कहता है, हाँ बिल्कुल। अगले सीन में कर्ट उस जगह पर काम करने के लिए पहुँच जाता है। अब कर्ट को देख ये बंदा कहता है, देखो बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही ये कहूंगा, तुम्हें सीमेंट को वहाँ दीवारों पर लगाना है। कर्ट मन में सोचता है कि क्या उसे सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करना होगा, जिससे सीमेंट की ताकत और बढ़ जाएगी। पर ये महाशय वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि मैं 3 घंटे बाद तुम्हारा काम चेक करने के लिए आऊंगा, तब तक पूरी शिद्दत के साथ काम करो। कर्ट को लगता है कि इन महाशय ने सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करने की बात कर्ट को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उनकी नजरों में कर्ट किसी काम का नहीं है। फिर कर्ट अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन 3 घंटे बाद जब वो महाशय आकर काम देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि कर्ट एक तरफ की पूरी दीवार का काम कर चुका था। इस लड़के ने बस 3 घंटे में ही आधी दीवार का काम कर लिया। वो कर्ट से पूछते हैं कि उसने ऊपर का काम कैसे किया क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है। कर्ट बताता है कि उसने यहीं से सटीक निशाना लगाकर सीमेंट को फेंका और उसके बाद बड़ी सी लकड़ी से सीमेंट को दबा दिया। अब जो कर्ट ने कहा उसे मानना बहुत मुश्किल है, पर महाशय अपनी आंखों से सब देख रहे हैं। वो कर्ट से पूछते हैं, तुम कब तक यहाँ काम करोगे? कर्ट बताता है कि 1 हफ्ते, जिसके बाद ये महाशय
आज के काम के लिए कर्ट को उसके पैसे दे देते हैं। कर्ट यहाँ काफी खुश होता है क्योंकि उसे यहाँ अपनी मेहनत का फल मिला। और दोस्तों ऐसे ही 3 दिन बाद हम देखते हैं कि कर्ट इस पूरी दीवार का काम कर चुका है। और यही देख लोग बहुत हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी दीवार का काम इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है। और यहाँ पर ये महाशय भी कर्ट को जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि ये दीवारों का काम उन मजदूरों के लिए था जो मेहनत करके पैसा कमा सकते थे। पर कर्ट इतनी तेजी से काम करता है कि दूसरों को देने के लिए पैसे बचते ही नहीं। और मुझे तो तुम्हारी काबिलियत डबल एस रैंक की लगती है, नहीं ट्रिपल एस रैंक की। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर कर्ट को लगता है कि वो महाशय कर्ट से पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कर्ट से कुछ भी बोल दिया। जिसके बाद कर्ट फिर से वर्क स्टेशन आता है। पर क्रिश यहाँ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इनका टेक्नीशियन अब तक वापस नहीं आया। तभी यहाँ हम एक लड़की को रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी बहस करते हुए देखते हैं। इसीलिए क्रिश उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इन मोहतरमा को एक असिस्टेंट चाहिए, पर ये उस असिस्टेंट को उसके पैसे तभी देंगी जब इनका काम सक्सेसफुल होगा। ये मोहतरमा बताती है कि अगर इन्होंने 1 हफ्ते में अपना काम पूरा नहीं किया तब कुछ लोग इनके माउंटेन पर कब्जा कर लेंगे। सो तभी कर्ट वहाँ आकर कहता है मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मोहतरमा कर्ट जैसे बच्चे से काम नहीं करवाना चाहती थी, पर उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो कर्ट को अपना असिस्टेंट बना लेती हैं। जिसके बाद कर्ट उन मोहतरमा के साथ जाने लगता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि क्रिश ये सोचने लगती है कि कर्ट कितना अच्छा है और वो कितना प्यारा भी है। पर तभी उसकी कलीग उसे बताती है कि कर्ट ने कंस्ट्रक्शन का जो काम किया है उसका पेचेक आ चुका है। पर ये देख क्रिश के होश उड़ जाते हैं कि कर्ट का ये पेचेक 200 गोल्ड कॉइन का होता है। और इसी हैरानी में वो इन बोरियों से टकरा कर गिर जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बोरियां वजन उठाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये चेक करने के लिए हैं कि किस शख्स के अंदर कितना माना है। जिसके अंदर जितना ज्यादा माना होगा ये बोरियां उस शख्स के लिए उतनी ही ज्यादा भारी रहेंगी। और जब क्रिश एक बोरी को उठाती है तब उसे ये भारी तो लगती है, पर इतनी भारी नहीं जितनी कर्ट को लगी थी। वहीं दूसरी ओर कर्ट इन मोहतरमा के साथ था और इन मोहतरमा का नाम यूलिशिया है। दोस्तों अब शाम हो चुकी है। यूलिशिया कर्ट को उस जगह लेकर आती है जहाँ इसने टेंट लगाया हुआ था। पर यहाँ जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि उसे एक ही टेंट में यूलिशिया के साथ सोना पड़ेगा, तब वो कहता है कि वो यूलिशिया जैसी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं सो सकता। खूबसूरत शब्द सुन यूलिशिया शर्मा सी जाती है। कर्ट बताता है कि वो दुनिया भर में कई जगहों पर घूम चुका है, पर अब तक उसने कहीं भी यूलिशिया जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यूलिशिया बताती है कि वो 10 साल की उम्र से एडवेंचरिंग कर रही है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि वो जरा सी भी प्यारी है। जिसके बाद वो कर्ट को खाने के लिए कुछ देती है। कर्ट कहता है कि बहुत लंबे वक्त से उसके लिए किसी ने खाना नहीं बनाया और इसीलिए वो बहुत खुश है क्योंकि यूलिशिया ने उसे खाना दिया। और इसके बाद ये दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि गोल्डनोवा और बाकी के पार्टी मेंबर्स ने कर्ट के साथ कभी भी बैठकर खाना नहीं खाया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही टेंट में सो रहे थे, पर कर्ट को तो नींद ही नहीं आ रही थी। पर वो देखता है कि यूलिशिया तो मस्त आराम से सो रही है। इस तरह यूलिशिया को देख कर्ट जैसे तैसे खुद को संभालता है और उसके बाद टेंट से बाहर निकल जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि यूलिशिया जानबूझकर इस तरह से सो रही है क्योंकि वो ये चेक करना चाहती थी कि कर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। और अब उसे यकीन हो गया है कि कर्ट वाकई काफी प्यारा है। फिर सुबह होती है और यूलिशिया देखती है कि रात में कर्ट बाहर ही सो गया। और तभी यूलिशिया नोटिस करती है कि उसकी शर्ट में एक टूटा हुआ बटन था जो कि अब लगा हुआ है। फिर जैसे ही कर्ट की आंख खुलती है यूलिशिया उससे पूछती है कि क्या उसने इस शर्ट को सिला है। कर्ट बताता है हाँ। इसके लिए यूलिशिया उसे थैंक्स कहती है और फिर वो कहती है कि चलो काम करना शुरू करते हैं क्योंकि हमें 1 हफ्ते के अंदर 10 गोल्ड कॉइन कमाने हैं। दोस्तों ये दोनों माइनिंग करने वाले हैं, पर कर्ट को यहाँ पता चलता है कि माइनिंग के लिए यूलिशिया ने कोई भी सही जगह नहीं ढूंढी है और कहीं पर भी खुदाई करने से उन्हें कीमती पत्थर नहीं मिलने वाले। इसलिए अब कर्ट माइनिंग के लिए सही जगह ढूंढने लगता है। और यहाँ यूलिशिया ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट एक पत्थर में से कीमती क्रिस्टल निकाल लेता है और बस फिर कुछ ही देर में वो बहुत सारे क्रिस्टल कलेक्ट कर लेता है। यूलिशिया पूछती है क्या अब हम इन्हें बेचने वाले हैं। कर्ट बताता है कि नहीं, ये बहुत छोटे हैं इसीलिए इनकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी, इसलिए पहले हम इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील करेंगे। यूलिशिया यहाँ कहती है कि पूरे किंगडम में ऐसे 10 से भी कम लोग हैं जो नॉर्मल क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील कर सकें, पर कर्ट ये काम चुटकी बजाते ही कर देता है। यूलिशिया हैरान होकर कहती है क्या इतनी जल्दी? एक छोटे क्रिस्टल को भी मैजिक क्रिस्टल में तब्दील करने के लिए 1 घंटा लगता है
और तुमने इतनी जल्दी कर लिया। पर ये बात सुन कर्ट को लगता है कि माहिर क्राफ्टमैन जिनके अंदर ज्यादा माना होता है वो 1 घंटे तक लगातार अपने माना का यूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, कर्ट खुद को बहुत मामूली समझता है। अब शाम के वक्त यूलिशिया उन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए जाने वाली है, पर कर्ट यहीं रुकेगा। वो यहाँ कुछ काम करना चाहता है। अब यहाँ से जाते हुए यूलिशिया मन में कहती है कि ये कितना क्यूट है। पर जब यूलिशिया इन्हें बेचने आती है तब एक सैनिक उससे पूछता है कि इन क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल में किसने तब्दील किया। सो यूलिशिया उसे अपना बैच दिखाती है। इस बैच को देख वो गार्ड समझ जाता है कि यूलिशिया एक ऐसी एडवेंचरर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है। और फिर वो यूलिशिया से कुछ नहीं पूछता, जिसके बाद यूलिशिया एक दुकान में आती है इन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए। उन्हें देख ये लड़की कहती है ये तो बड़े नॉर्मल से लगते हैं, इनकी कीमत कुछ खास नहीं होगी। पर अगले ही पल में वो वहाँ से चली जाती है। यूलिशिया मन में कहती है मुझे लग ही रहा था कि इनकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं होगी, आखिर कर्ट एक बच्चा है। पर तभी ये लड़की आकर बताती है कि वो एक क्रिस्टल 10 गोल्ड कॉइन में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इस छोटे से क्रिस्टल में किसी दूसरे मैजिक क्रिस्टल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा माना है। और क्योंकि यूलिशिया के पास 49 क्रिस्टल्स होते हैं, इसीलिए उसे मिलते हैं 500 गोल्ड कॉइन्स। पर यहाँ ये लड़की कहती है कि देखो, इन मैजिक क्रिस्टल्स को तुम सिर्फ मेरी दुकान पर बेचना, क्योंकि दूसरी दुकानें इन क्रिस्टल की सही कीमत नहीं समझेगी। और इसके अलावा हमारा किंगडम भी नहीं चाहेगा कि इतने खास क्रिस्टल्स ऐसे ही नॉर्मल लोगों के पास मिले। और इसके अलावा मुझे ये बताओ कि आखिर ये क्रिस्टल बनाए किसने हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन क्रिस्टल बनाने वाला शख्स डायरेक्टली किंगडम के लिए काम कर सकता है। पर यूलिशिया कहती है कि वो शख्स की परमिशन के बिना उसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। सो अब ये लड़की कहती है कि यूलिशिया, रॉयल कोर्ट की मेज होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ। जिस पर यूलिशिया कहती है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ, ना कि किसी की नौकर, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती बस। इसीलिए अब ये लड़की यूलिशिया से नहीं पूछती, पर वो उससे कह देती है कि तुम उस शख्स को मेरे ऑफर के बारे में बताना। इतने बेहतरीन क्राफ्टमैन को हमारे महाराज एक अच्छा ओहदा दे सकते हैं। अब इसके बाद यूलिशिया सीधी क्रिश के पास आती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल पूछती हैं कि मैं तुमसे कर्ट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। यूलिशिया के पूछने पर क्रिश कहती है माफ करना, पर हम किसी को भी अपने क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। सो यूलिशिया अपना बैच दिखाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कर्ट द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की पार्टी का एक मेंबर था, पर उसकी रैंक सिर्फ जी है। पर फिर यूलिशिया ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट को उसके कंस्ट्रक्शन काम से 200 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और ये काम उसने बस 3 दिन में कर लिया था। अब ये सब जानने के बाद यूलिशिया कहती है कि ये गोल्ड कॉइन्स भी कर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, और रॉयल फैमिली के अंडर डायरेक्टली एडवेंचरिंग करने के नाते मैं तुम्हें एक आदेश देती हूँ, तुम कर्ट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। फिर इसके बाद जब यूलिशिया अपनी टेंट वाली जगह पर पहुंचती है तब वो ये देख हैरान हो जाती है कि वहाँ पर कर्ट एक छोटा सा घर बना चुका है। यूलिशिया कर्ट से पूछती है कि उसने इतने कम वक्त में एक घर कैसे बना लिया। सो कर्ट बताता है कि उसके होम टाउन में सभी लोग ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। और ये बात सुन यूलिशिया के तोते उड़ जाते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कर्ट की पार्टी को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे, लेकिन उसके सामने ये सभी कमजोर पड़ रहे थे। गोल्डनोवा अपनी फायर स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पा रहा था, वहीं मार्लिफिस में भी इतनी ताकत नहीं होती कि वो सभी को हील कर सके, और इन्होंने जिस नए बंदे को अपनी पार्टी में रखा था वो भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। और यही सब देख वंदना मन में कहती है शायद से अब ये पार्टी खत्म होने वाली है। वहीं अगले सीन में कर्ट को यूलिशिया के जरिए पता चलता है कि उसे रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में डायरेक्टर बनने का न्योता आया है। ये सब जान कर्ट यूलिशिया से कहता है मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें उल्लू बना रही है। पर यूलिशिया कहती है वैसे इस ऑफर के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। कर्ट कहता है कि ऑफर तो काफी अच्छा है, पर मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कर्ट अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाना चाहता था, और इसके अलावा वो यहीं यूलिशिया के साथ काम करके भी खुश है। वैसे उन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे मिले या नहीं। यूलिशिया बताती है कि उन क्रिस्टल्स को बेचकर जो पैसे मिले उनमें से मैंने 1 गोल्ड कॉइन ले लिया, बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, क्योंकि उन क्रिस्टल्स को बनाने वाले तुम थे। लेकिन अगर हम एक साथ इसी तरह से मेहनत करते रहे तो मैं जल्द ही अपना पूरा टैक्स भर पाऊंगी। कर्ट कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। सो यूलिशिया कहती है पर कर्ट शायद से तुम कल सही से सो नहीं पाए, जिस पर कर्ट बताता है कि उसके लिए बस 6 घंटे की नींद ही काफी है। ये बात सुन यूलिशिया सोच में पड़ जाती है
कि क्या 6 घंटे सो लिया, पर इस लकड़ी के घर को बनाने में तो इसे काफी वक्त लगा होगा। यूलिशिया को इस तरह देख कर्ट को लगता है कि उसने थोड़ा ज्यादा सो लिया, क्योंकि अपनी पुरानी पार्टी में उसे बस 4 घंटे ही सोने को मिलते थे। इसीलिए अब वो कहता है ज्यादा आराम करके मैंने अपना वक्त जाया किया है, इसीलिए अब मैं और मेहनत करूंगा। ये बात सुन यूलिशिया कहती है, हैं? अब अगले सीन में ये दोनों माइनिंग करने आते हैं। कर्ट कहता है कि इस जगह के आसपास ही क्रिस्टल्स की कोई माइन होगी, पर 50 मीटर से ज्यादा गहराई तक मत खोदना, ओके? वहीं कर्ट उस जगह पर खुदाई करने जाएगा जहां उन्हें कल वो बड़े से क्रिस्टल्स मिले थे, और यही बताकर कर्ट यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि काफी खुदाई करने के बाद यूलिशिया को आखिरकार एक बड़ा सा क्रिस्टल मिल जाता है। यूलिशिया कहती है कि वो कर्ट की मदद से इसे मैजिक क्रिस्टल में तब्दील करवा लेगी, जिसके बाद ये काफी महंगा बिकेगा, पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं उससे ये काम फ्री में ना करवाऊं। अब इसके बाद यूलिशिया कर्ट के पास ये सोचते हुए जाने लगती है कि कर्ट इस वक्त क्या कर रहा होगा, और यहाँ आकर वो देखती है कि कर्ट ने एक पहाड़ में एक खदान बना ली है माइनिंग की। जिसके बाद यूलिशिया उस खदान के अंदर आती है। वो देखती है कि ये खदान अंदर ही अंदर काफी चमक रही है, और भाई ये जगह ना काफी बड़ी होती है, और उसे समझ नहीं आता कि कर्ट ने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी जगह की खुदाई कैसे कर ली। तभी कर्ट वहाँ आकर कहता है, ओह तो तुम यहाँ आ गई यूलिशिया? वो कहती है, हाँ, वैसे अब तक तुम्हें यहाँ क्या मिला? कर्ट कहता है, कुछ खास नहीं, बस कुछ मामूली से पत्थर। और इसके बाद कर्ट इन बेकार क्रिस्टल्स को अलग बॉक्स में डालने लगता है, पर उन क्रिस्टल्स को देख यूलिशिया कहती है, ये तो काफी प्यारे पत्थर हैं। जिस पर कर्ट कहता है कि यहाँ पर ऐसे काफी सारे पत्थर हैं, ये सारे मिथरल बेकार हैं। लेकिन मिथरल शब्द सुनकर ही यूलिशिया के तोते उड़ जाते हैं। हमें पता चलता है कि कर्ट के गांव में मिथरल की इतनी ज्यादा खेती होती है कि ये लोग मिथरल को फेंक देते हैं। पर यूलिशिया हैरान होकर मन में कहती है, क्या? पर मिथरल तो सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती होता है, और ये उसे फेंक देते हैं। दोस्तों, मिथरल एक ऐसी कीमती धातु होती है जो पूरी दुनिया में बहुत कीमती है, और कर्ट को इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। जिसके बाद यूलिशिया को पता चलता है कि कर्ट यहाँ पर ओरिकैल्कम धातु को खोजने के लिए आया है। ओरिकैल्कम ऐसी धातु जिसे ईश्वर का धातु कहा जाता है। यूलिशिया कहती है, पर इनका मिलना तो लगभग नामुमकिन होता है। कर्ट कहता है, नहीं, 7 किलोमीटर की खुदाई करने पर यह धातु आराम से मिल जाती है। जिसका मतलब दोस्तों, कर्ट ने 8 घंटों में 7 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर ली, और फिर वो वापस भी आ गया। यूलिशिया कहती है, क्या? और फिर उस 7 किलोमीटर गहरे गड्ढे का क्या हुआ? कर्ट बताता है कि उसने उसे भर दिया। यूलिशिया का मानसिक संतुलन हिल जाता है। इसने 8 घंटों में 7 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर ली, ये वापस भी आ गया और उस 7 किलोमीटर गहरे गड्ढे को भर भी दिया। और दोस्तों, यहाँ पर कर्ट ने काफी गहरी गुफा बना दी है। कर्ट पूछता है कि क्या उसे इस गुफा को भर देना चाहिए। यूलिशिया कहती है, नहीं, रहने दो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कर्ट ने पहाड़ के नीचे से जो गुफा बना दी है उससे सामाइला टाउन और लॉर्ड ताइकोन के टाउन के बीच एक रास्ता बन गया है, और इस रास्ते से होकर जो भी मर्चेंट गुजरेगा उसे यूलिशिया को पैसे देने होंगे। अब इसके 2 दिन बाद हम कर्ट को सामाइला टाउन में देखते हैं। पर दोस्तों, यहाँ कर्ट की मुलाकात बंदना से होती है। कर्ट उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और क्या गोलनोवा भी यहाँ है? तो यहाँ बंदना उसे बताती है कि अब वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का हिस्सा नहीं रही। जिसके बाद हमें कुछ वक्त पहले का एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोलनोवा को यहाँ का खाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपना बिल पे किए बिना ही यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद बंदना उसके पास आकर उससे कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें उस पॉपुलर रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आया? जिस पर वो कहता है, बंदना, कर्ट ने हमारे लिए जो स्मोक्ड मीट तैयार करके रखा था वो अभी भी तुम्हारे पास है ना? बंदना कहती है कि तुम उसे पूरा खा चुके हो। जो बात सुन गोलनोवा कहता है, तो कर्ट के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरे लिए खाना बनाए, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तब तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। अगले ही पल में बंदना गोलनोवा से टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल चुराकर कहती है, कर्ट तक पहुंचने के लिए मुझे इसकी जरूरत होगी। अब इसके बाद बंदना यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके बगल से काफी सारे गार्ड्स गुजरते हैं। उन्हें देख बंदना कहती है, गोलनोवा ने रेस्टोरेंट में जो तोड़फोड़ की है उसके लिए उसे अरेस्ट किया जाएगा। अगर मौका मिला तो मैं जेल में तुमसे मिलने आऊंगी, लीडर। और दोस्तों, इन सब के बाद बंदना यहाँ आ गई कर्ट के पास, पर यहाँ वो कर्ट से झूठ बोल रही है कि उसे भी पार्टी से निकाल दिया गया है। अब कर्ट यहाँ कहता है कि क्या तुम्हें भी निकाल दिया? तो मेरा तो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं है। पर दोस्तों, कर्ट किसी नई पार्टी को ज्वाइन इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि गोलनोवा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। यह सुन बंदना कहती है, वैसे कर्ट, क्या इस वक्त तुम्हें काम की जरूरत है?
क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जैसे उसके काम में किसी असिस्टेंट की जरूरत है, तो क्या तुम वो काम करना चाहोगे? साथ ही वंदना उसे ये भी बताती है कि पूरे रॉयल कैपिटल में सिर्फ 15 एटेलियर मास्टर्स हैं और उन्हीं में से एक को तुम मदद करने वाले हो और मुझे पूरा यकीन है तुम उनके बहुत काम आओगे। वंदना की बात सुन कर्ट मदद के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद कर्ट वंदना से उस जगह का मैप लेकर यहाँ से चला जाता है। पर दोस्तों, वंदना के चेहरे का एक्सप्रेशन देख हम समझ पाते हैं कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एटेलियर्स ऐसी वर्कशॉप होती हैं जिनमें मैजिक स्वॉर्ड्स, मेडिसिन और मैजिक डिवाइसेस जैसी चीजें मिलती हैं और एक एटेलियर वर्कशॉप के हेड को एटेलियर मास्टर कहते हैं और इनका ओहदा किसी विस्काउंट के जितना ही होता है। और आज कर्ट ऐसे ही एक एटेलियर मास्टर के पास असिस्टेंट का काम करने जा रहा है। वो उस जगह पर पहुंचकर घंटी बजाता है और एक प्यारी सी लड़की वो दरवाजा खोलती है। उसे देख कर्ट कहता है, क्या आप ही एटेलियर मास्टर हो? वो बताती है कि नहीं, वो तो उनकी असिस्टेंट है, मिशेल लालाकोटा। और जैसे ही मिशेल को पता चलता है कि कर्ट यहाँ उनकी मदद के लिए आया है, वो काफी खुश हो जाती है और फिर कर्ट को अंदर लेकर जाने लगती है। अंदर आते ही कर्ट को बहुत भयानक बदबू आती है और हमें पता चलता है कि कर्ट को यहाँ पर साफ सफाई के काम के लिए ही बुलाया गया है। भाई, इन लोगों ने 3 हफ्तों से अपने किचन की सफाई नहीं की। कर्ट कहता है कि वो यहाँ सब कुछ साफ कर देगा। तभी मिशेल की मास्टर उसे आवाज लगाती हैं, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद भैया कर्ट सफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, अगले ही पल में पूरा का पूरा किचन साफ हो जाता है मात्र 30 मिनट में। और क्योंकि अब कर्ट के पास कुछ भी करने को नहीं होता, इसीलिए वो मिशेल को ढूंढने लगता है। थोड़ा दूर आने पर उसे एक कमरा दिखता है। वो दरवाजा खोल देखता है कि कोई है तो नहीं, पर दोस्तों यहाँ पर तो एक प्यारी सी लड़की कपड़े बदल रही थी। कर्ट इन मोहतरमा को बताता है कि उसका नाम कर्ट है और वो यहाँ काम करने आया है। सो ये मोहतरमा कर्ट को बताती हैं कि लेडी ऑफेलिया, अरे एटेलियर मास्टर, वो इस वक्त बेसमेंट में गई हैं कुछ काम करने के लिए। पर अचानक ही कर्ट को इन मोहतरमा के पेट पर एक कर्ज का निशान दिखाई देता है। कर्ट पूछता है कि क्या वो इस कर्ज को देख सकता है। इस कर्ज को देखकर कर्ट समझ जाता है कि ये कर्ज इन मोहतरमा के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। लेकिन तभी अचानक भूख की वजह से इन मोहतरमा का पेट गुड़गुड़ करता है, जो सुन कर्ट कहता है, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। जिसके बाद कर्ट किचन में आता है और अब जाकर उसे एहसास होता है कि वो एक मोहतरमा की बॉडी को देख रहा था बिना वस्त्रों के और इसी बारे में सोचते हुए बेचारा गिर पड़ता है। दूसरी ओर यूलिशिया मिमिको से पूछती है कि इसकी कीमत कितनी है। यहाँ पर यूलिशिया मिथ्रिल और ओरिकैल्कम को बेचने आई है और इसकी कीमत मिमिको 50,000 गोल्ड कॉइन बताती है। जिसके बाद यूलिशिया पूछती है कि अगर कर्ट के बारे में बाहर लोगों को पता चल गया तब उसके साथ क्या होगा। वो बताती है कि या तो उसे किडनैप कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। यूलिशिया कहती है, मैंने सुना है कि उसे फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी से निकाल दिया गया है। मिमिको पूछती है, तो अब तुम उसके साथ क्या करोगी? यूलिशिया बताती है कि वो कर्ट को एक एटेलियर मास्टर बनाना चाहती है और फिर वो खुद उसकी बॉडीगार्ड बन जाएगी। पर दिक्कत यह है कि कर्ट को खुद अपनी काबिलियत का पता नहीं है। दूसरी ओर कर्ट उन मोहतरमा के लिए खाना बना चुका था। तभी वहाँ मिशेल आती है लेडी ऑफेलिया के साथ। कर्ट उनसे कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका किचन आपकी परमिशन के बिना यूज किया। वैसे मैं ये खाना उस लड़की के लिए बना रहा हूँ जिसका कमरा पीछे है। पर यह बात सुनते ही लेडी ऑफेलिया उससे कहती हैं, तुम उस लड़की के बारे में किसी से कुछ बात नहीं करोगे, ओके? और आज के लिए तुमने बहुत काम कर दिया, ये लो पैसे, अब तुम कल आना। और जितने पैसे लेडी ऑफेलिया कर्ट को देती हैं वो कर्ट को बहुत ज्यादा लगते हैं। जिसके बाद कर्ट उन्हें लेकर यहाँ से चला जाता है। पर उसके जाते ही ये कहती है, आखिर मुझसे ये गलती कैसे हो गई? एक आउटसाइडर ने आखिर उनसे बात कैसे की? पर अभी के लिए मुझे अपना ध्यान उस कर्ज को हटाने पर देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ऑफेलिया इन मोहतरमा के लिए वही खाना लेकर आती हैं और इसके बाद वो इन मोहतरमा को ढंग से कपड़े पहनाने लगती हैं, क्योंकि इन मोहतरमा को ढंग से कपड़े पहनना आता ही नहीं। ये काम इनके लिए शुरू से ही कोई और करता आया है। पर तभी फिर से इनका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। लेडी ऑफेलिया कहती हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ, फिर आप इसे खा लीजिए। जिस पर ये कहती है, चेक मत कीजिए, मेरा दिल कहता है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का था और मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर इस कर्ज को किसने लगाया, इसीलिए वो अब तक हर किसी पर शक करती आई है। पर आज उसकी अंतरात्मा कह रही है कि उसे उस लड़के पर भरोसा करना चाहिए। और अब लेडी ऑफेलिया भी यहाँ कुछ नहीं कहती और ये मोहतरमा उस खाने को खाने के लिए बैठ जाती हैं। इस खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी और फिर ये इसे खाती है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा था, पर अगले ही पल में इससे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जो देख लेडी ऑफेलिया कहती है,
उस लड़के ने इसमें जहर मिलाया होगा। आखिर मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। पर अगले ही पल में वो लड़की खड़ी होने लगती है। लेडी ऑफेलिया पूछती हैं, आप ठीक तो है ना? पर अगले ही पल में ये मोहतरमा बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और इसके बाद लेडी ऑफेलिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन मोहतरमा के ऊपर लगा कर्ज मिट चुका था। लेडी ऑफेलिया कहती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हम एक शख्स को देखते हैं जो कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कर्ज कैसे हट गया। उसे हटाना तो नामुमकिन था। पर उसके सामने बैठा शख्स कहता है, मैंने बहुत इंतजार कर लिया पर अब राजकुमारी को मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ऑफेलिया मिमिको से मिलने आती हैं। मिमिको कहती है, ये मेरी दोस्त यूलिशिया है, ये भरोसेमंद है, आप इसके सामने बात कर सकती हैं। सो अब ये कहती हैं, मैं हूँ एटेलियर मास्टर ऑफेलिया। और इसके बाद जैसे ही ये मोहतरमा अपना चेहरा दिखाती हैं, यूलिशिया और मिमिको इनके सामने झुक जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये मोहतरमा रॉयल कैपिटल की तीसरी राजकुमारी हैं, लेडी लीजेलॉट। और यहाँ इन दोनों को जानने को मिलता है कि राजकुमारी के ऊपर एक कर्ज लगा था, कोई उन्हें मारना चाहता है क्योंकि लेडी लीजेलॉट महाराज और ईस्ट एम्पायर गुरुमाकू की राजकुमारी प्रिंसेस फ्रैंकोस की एक लौती औलाद हैं। यानी कि ये दो राज्यों के बीच शांति का प्रतीक हैं और कोई शख्स इन्हें मारकर इस शांति को तबाही में बदलना चाहता है। अब प्रिंसेस को सही सलामत देख मिमिको उनके गले लग जाती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर पता लगाने आई हैं कि इन पर वो कर्ज लगाने वाला शख्स कौन था। पर यहाँ मिमिको पूछती है कि वो एक बहुत ही ताकतवर कर्ज था, आखिर उसे हटाया किसने? प्रिंसेस कहती है कि उस प्यारे लड़के का नाम है कर्ट। और ये बात सुन यूलिशिया और मिमिको के होश उड़ जाती हैं और यहीं यह एपिसोड एंड होता है। सो दोस्तों, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो और इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। साथ ही कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके तुम हिंदी में मजेदार एनिमे देख सकते हो। बस हमें ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो, जिसके कुछ अपने फायदे हैं। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे नए एनिमे आने वाले हैं। एंड सायोनारा।